हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुमित अहलावत और आप सभी कैसे हैं? सब बढ़िया? कोई बोल रहा होगा सर कहाँ बढ़िया, थर्मोडायनेमिक्स चल रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूँगा और विद न्यूमेरिकल्स मैं आपको क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे बने रहें और एक एक लेक्चर को आप देखते रहें। अगर आप रैंडमली कहीं से देख रहे हैं, बीच में कहीं से देख रहे हैं, तो मे बी प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर आप फर्स्ट लेक्चर से सभी लेक्चर को कवर करते आ रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। अगर आपने 8 लेक्चर को देख लिया है तो आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था हीट कैपेसिटी। अब ये क्या चीज़ थी? वहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर किसी भी सब्सटेंस को या किसी बॉडी को अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस कब इंक्रीज हुआ, कितनी हीट हमने उसको दे दी है तब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ। उसी को हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। मैंने वहाँ पे आपको बताया कि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। अब देखिए, वहाँ पे आपको बताया गया था अगर आप हीट दे रहे हो, ज़्यादा हीट दोगे तो उसी हिसाब से आपका क्या टेम्परेचर भी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। अब क्या है, हीट कैपेसिटी कितनी है उस सब्सटेंस की, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था? C, एंड C इक्वल्स टू वट? Q बाय डेल्टा T। ये हमने अच्छे से किया था, इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन भी हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर आप ज़रूर देखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये क्या है, इसमें हमें क्या कवर करना है? स्पेसिफिक समझ गए होंगे, कोई पर्टिकुलर एरिया होता है स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक है, या एक अमाउंट होती है वो हमारा स्पेसिफिक है। तो कोई भी फिक्स चीज़ है तो उसको हम स्पेसिफिक बोल सकते हैं। अब हीट कैपेसिटी में क्या चीज़ स्पेसिफिक लेनी है तो वो सुनिए। देखिए, आयरन कम हो सकता है, आयरन ज़्यादा हो सकता है, अमाउंट कुछ भी हो सकती है, मेटल की कोई भी अमाउंट ले सकते हैं। बट अगर बात हुई स्पेसिफिक की तो आप हमेशा याद रखेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करता है तो आप बोलेंगे 1 ग्राम, कोई भी मेटल हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका 1 ग्राम ही हमें लेना है। हमें नहीं मतलब है कितना दिया हुआ है, हमें तो उसका 1 ग्राम का चेक करना है। 1 ग्राम को मैं कितनी हीट दूं कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए। उसी हीट को जो मैंने इसको प्रोवाइड की है कि इसको 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, उसी हीट को मैं क्या बोलूँगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे मास का रोल आ गया है। 1 ग्राम के लिए आपको निकालना है। अब मास क्या पता क्या दे रखा हो, हमें ये थोड़ी नहीं पता है कि वो जो हीट कैपेसिटी बता रहा है वो 3 ग्राम की बता रहा है, 500 ग्राम की बता रहा है, या कितनी अमाउंट की बता रहा है, हमें नहीं पता है। तो देखिए, आपने फॉर्मूला लिखा था Q इक्वल्स टू डेल्टा T, सॉरी, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, Q इक्वल्स टू C डेल्टा T और C इक्वल्स टू वट? Q बाय डेल्टा T। अब हमें एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करनी है, क्या पता ये किस मास का दे रखा है। जो हीट होगी वो मास के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना मास ज़्यादा होगा वो उतनी हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई कि Q इक्वल्स टू वट? C m डेल्टा T। अब हमें तो 1 ग्राम का चेक करना है, तो जो भी मास यहाँ पे दिया होगा वो यहाँ पे Q के नीचे डिवाइड कर लेंगे, Q बाय m डेल्टा T। अब जो हीट कैपेसिटी आई है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आई है। अब तक हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात नहीं करते थे, अब मास को हमने उससे डिवाइड कर दिया है तो 1 ग्राम की ही वो आई है।
तो ये है हमारी स्पेसिफिक हीट और ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इंटेंसिव क्यों है? अरे 1 ग्राम तो 1 ग्राम ही रहेगा, 1 ग्राम को जितनी हीट चाहिए वो उतनी ही चाहिए, वो फिक्स है, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। कुछ देर के बाद मैं न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ, हीट कैपेसिटी पे भी लेने वाला हूँ और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे भी लेने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको मोलर हीट कैपेसिटी और बता देता हूँ, देन फिर हम तीनों पॉइंट पे एक साथ न्यूमेरिकल को क्लियर करेंगे। चलिए नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम चलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी की तरफ। चलिए अगर आप रैंडमली लेक्चर देखेंगे तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं आपको बता देता हूँ थर्मोडायनेमिक्स 11th का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इक्विलिब्रियम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने चैप्टर 1 मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 3rd कोई बात नहीं चल जाएगा क्योंकि आगे चल के हमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ सभी ब्लॉक को पढ़ना है। 3rd चैप्टर ज़रूरी नहीं है कि आप करें ही करें। 4th चैप्टर भी केमिकल बॉन्डिंग ईजी चैप्टर है। 5th चैप्टर भी आपको करना है। 6th एंड 7th थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक, जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन। अगर आप ये चैप्टर 11th में कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आपका जो जीओसी है, हाइड्रोकार्बन है, वो चैप्टर है 12 एंड 13। देखिए करने तो सभी हैं, 14 चैप्टर हैं, 14 के 14 चैप्टर करने हैं, बट इनकी वेटेज ज़्यादा है और बाकी के कंपैरिजन में ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है और कुछ कुछ बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लगते हैं और मैक्सिमम बच्चों को इसमें इंटरेस्ट भी आता है। अगर कोई इंटरेस्ट लेना चाहता है तो उसको इंटरेस्ट भी ज़रूर आएगा। ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम बात करते हैं 12 और 13 चैप्टर की, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन। ये बेस है 12th क्लास का। जिसने ये नहीं किया समझो 12th समझ में नहीं आएगी। ओके, और ये जो चैप्टर हैं 6th 7th थर्मोडायनेमिक्स, मैंने जैसा इंट्रोडक्शन में बताया था हीट से रिलेटेड है, रिएक्शन से रिलेटेड है। ये रिएक्शन तो चलती ही रहेंगी एंड इक्विलिब्रियम भी रिएक्शन में आता रहेगा। तो ये चैप्टर जनरल चैप्टर हैं जो यूज़ होते रहेंगे। बची मोल कॉन्सेप्ट की बात। मोल कॉन्सेप्ट तो हर जगह पे यूज़ होगा ही होगा। 5th गैसीय स्टेट यहीं पे है, आगे कोई लेना देना खास है नहीं इसका। 2nd चैप्टर का भी कोई लेना देना नहीं रहेगा। केमिकल बॉन्डिंग का भी लेना देना रहेगा क्योंकि बॉन्डिंग तो चलती ही रहेगी। तो आप 1st, 4th, 6th, 7th, 12th, 13 ये चैप्टर 12th में भी रिलेट करते हैं, इसीलिए आपको स्पेशली फोकस करना चाहिए। चलिए अब अपने पॉइंट पे चलते हैं और बात करते हैं हम मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। अब देखिए मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें तो क्या हुआ, कुछ बच्चे तो समझ चुके हैं। मोलर का मतलब हो गया है जो 1 मोल के लिए है। किसके लिए है? 1 मोल के लिए। ओके, 1 मोल के लिए जो हीट प्रोवाइड करते हैं, जिसके बाद टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है। मान लो कोई सब्सटेंस है और उसका आपने कितना ले लिया है? 1 मोल। ग्राफिकल चीज़ें अच्छी समझ में आती हैं। तो हमने इसको हीट दी। अब हीट देने से मान लो पहले इसका 27 डिग्री सेल्सियस था और अब 28 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट 1 मोल को दी जाती है वही हीट क्या होगी? मोलर हीट कैपेसिटी। अब ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। 1 मोल तो 1 मोल ही रहेगा, 1 मोल चेंज थोड़ी ना होगा। तो याद रखेंगे स्पेसिफिक एंड मोलर दोनों क्या हैं? आपकी इंटेंसिव हैं एंड हीट कैपेसिटी वो तो कितनी भी अमाउंट की हो सकती है, वो हमारी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फॉर्मूला क्या रहेगा? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। Q नंबर ऑफ मोल्स की भी तो डायरेक्टली होगा, मोल्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा हीट लेगा।
क्यू सी एन डेल्टा टी। सी हीट कैपेसिटी निकालनी है और कौन सी, मोलर हीट, तो आपको n से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आई होप आपको ये सभी बातें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें हीट कैपेसिटी की बात कर चुके हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर चुके हैं एंड मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर चुके हैं, जिनके फॉर्मूले कुछ ऐसे हैं, नोट कर देता हूँ मैं, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका एक एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा विद न्यूमेरिकल। अगर आप सभी लेक्चर अच्छे से देख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली ही नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला है C इक्वल्स टू Q बाई डेल्टा टी, और ये प्रॉपर्टी कैसी है, एक्सटेंसिव। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये मैंने आपको बताया 1 ग्राम के लिए रहेगा, तो ये कैसी प्रॉपर्टी रहेगी, इंटेंसिव। 1 ग्राम की फिक्स ही रहने वाली है। एंड मोलर हीट कैपेसिटी C इक्वल्स टू Q बाय N डेल्टा टी। ये भी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यहाँ तक नोट कर लेंगे। नेक्स्ट मैं आपको एक न्यूमेरिकल देने जा रहा हूँ, उस न्यूमेरिकल को करते हैं। पहले आप अपने आप करेंगे, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं न्यूमेरिकल पे। आपको न्यूमेरिकल में दिया गया है ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, वेट दे रखा है 3 ग्राम, रिक्वायर 5.4 जूल ऑफ हीट टू राइज द टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन से लेके और कहाँ तक, 300 केल्विन तक। देखिए, न्यूमेरिकल को अगर आप स्टेटमेंट देखते ही समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ पाते हैं तो पहले उसकी वैल्यू को नोट कर लिया करो। तो एक एल्यूमिनियम का पीस है जिसका वेट कितना है, 3 ग्राम, मीन्स हमें मास दिया गया है। मास कितना दिया गया है, 3 ग्राम। चलिए, रिक्वायर हीट कितनी है, यहाँ पे हीट Q 5.4 जूल। देन अब टेम्परेचर बताया गया है, चेंज हो रहा है 298 से लेके 300 केल्विन। इसका मतलब हम डेल्टा टी निकाल पाएंगे, 300 माइनस 298 इक्वल्स टू 2 केल्विन। ये डेटा हमारे पास है। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या हम हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, C इक्वल्स टू Q कितना दिया गया है, 5.4, एंड डेल्टा T जो है वो यहाँ पे है 2 केल्विन। कट करेंगे तो यहाँ पे 5.4 को इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा लगभग आ गया 2.7। ये हमारी हुई हीट कैपेसिटी। बट कितना अमाउंट है उसकी अभी हमने बात नहीं की है। ये तो 3 ग्राम की आई है और हमें तो आगे चल के स्पेसिफिक बताना है। तो ये 3 ग्राम ने ली है इतनी हीट, उसकी हीट कैपेसिटी है ये। अब यूनिट की ओर बात कर लेते हैं। यूनिट पीछे क्या लिखेंगे, देखिए ऊपर हीट है, नीचे टेम्परेचर है, तो क्या लिखेंगे यूनिट, जूल पर केल्विन। यूनिट को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं होती है, यूनिट को आप अपने आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट पे। सब कुछ हमारे पास है, तो स्पेसिफिक हीट निकालेंगे तो Q हमें दिया गया है 5.4, मास हमें दिया गया है 3 ग्राम, इसीलिए हमने 3 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 1 ग्राम की आ जाएगी, इंटू डेल्टा T 2 आ गया। इसको कट करने से हमारा क्या आया था, 2.7 डिवाइडेड बाई 3
0.9, ये आई है स्पेसिफिक हीट। मीन्स 1 ग्राम एल्यूमिनियम टेम्परेचर इंक्रीज करता है कितना, 1 केल्विन, या यहाँ पे हमारा दिया गया है 2 केल्विन के लिए। तो अब क्या है 0.9 यूनिट क्या रहेगी यहाँ पे, यूनिट की भी बात करते हैं। यूनिट देखिए ऊपर क्या है जूल, नीचे क्या है मास, मास के लिए क्या ले लेंगे ग्राम इनवर्स, एंड यहाँ पे क्या है टेम्परेचर केल्विन इनवर्स। यूनिट आप इजीली बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट और हमारा बचा हुआ है, और वो क्या है हमारा मोलर हीट। तो मोलर हीट के लिए तो आपको मोल्स चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ जी बिल्कुल चाहिए। तो देखिए मोल्स कैसे निकालेंगे। अब कुछ बच्चों को मोल्स नहीं पता, तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने काफ़ी अच्छा लेक्चर बनाया है। लगभग मोल कॉन्सेप्ट की सभी प्रॉब्लम आपको क्लियर हो जाएंगी। ग्राफिकल मैंने आपको समझाया है, कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं बताया है, ग्राफिकल बेस्ड बताया है। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर को देख लेते हैं देन आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर ज़रूर देखें, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट बाय सुमित अहलावत आपको ज़रूर मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर ये प्लेलिस्ट उसकी भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे क्या आता है गिवन मास अपॉन मोलर मास 3/27, क्योंकि गिवन मास 3 है, वहाँ पे ग्राफिकल समझाया गया है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मोलर मास जो एल्यूमिनियम का है वो है 27, सॉरी मोलर नहीं एटॉमिक मास, एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास, कंपाउंड के लिए मोलिकुलर मास। अब हमें n की वैल्यू पता लग गई, c निकालना है, q वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, क्या है 5.4, n कितना है 3/27, 27 हमने ऊपर ले लिया, ये आपको एडजस्टमेंट आती होगी, 3/27, 27 ऊपर चला गया इंटू 2। इसको सोल्व करने से आपकी वैल्यू 0.9 आ रही थी, है ना, जैसा कि हमने अभी सोल्व किया था, इंटू 27 कर देते हैं, और इसको सोल्व करके देन आपकी वैल्यू लगभग यहाँ पे 24.3 आ जाएगी। वो आप सोल्व करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके, अब यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट क्या रहेगी जूल, क्योंकि हीट तो है ही ऊपर, नीचे मोल्स है ना, ये 27 तो यहीं से गया है, जूल पर मोल, और टेम्परेचर भी है पर केल्विन। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा कि कैसे हीट कैपेसिटी निकाली जाती है, कैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाली जाती है, और कैसे मोलर हीट कैपेसिटी निकाली जाती है। कभी कभार न्यूमेरिकल में ऐसा भी हो सकता है आपको C दे दे, टेम्परेचर दे दे, हीट कैपेसिटी दे दे, और मास पूछ ले कि कितना मास है, किस मास के लिए ये हीट कैपेसिटी निकाली है आपने। तो आपसे मास भी पूछा जा सकता है। मीन्स जो ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिखा था C = Q/m ΔT, तो आपसे मास पूछा जा सकता है। तो क्या करेंगे C × ΔT और Q डिवाइड हो जाएगा, या मास ऊपर ले लें C नीचे ले लें, मास आ जाएगा। और इसी तरीके से n पूछा जा सकता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स n है, n ऊपर आ जाएगा C नीचे आ जाएगा। न्यूमेरिकल ऐसा भी आ सकता है, या न्यूमेरिकल क्या आ सकता है, हीट कैपेसिटी दे देगा, मास दे देगा, मोल्स दे देगा, ΔT दे देगा, और क्या पूछेगा कितनी हीट आपने उसको प्रोवाइड की है। देखिए अगर आप फॉर्मूले से बातें करेंगे तो फॉर्मूला आपको सब कुछ बता देगा कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल यहाँ से आ सकते हैं। अब अगर आपने फॉर्मूले पे ही कमांड नहीं की कि ये कैसे कैसे न्यूमेरिकल दे सकता है, तो फिर न्यूमेरिकल कहाँ से होंगे। और एट द मोमेंट अगर आप बात करेंगे तो फिर हिट नहीं करता है, स्ट्राइक नहीं करता है हमारे माइंड में कि क्या करें। तो क्या हो सकता है C = Q/ΔT, तो ये हीट पूछी जा सकती है।
नेक्स्ट क्या हो सकता है, C इक्वल्स टू क्यू बाय एम डेल्टा टी। काफ़ी न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे, करना चाहें आप कर सकते हैं। क्यू सी डेल्टा टी, ठीक है। मास भी आपसे पूछा जा सकता है, सी आपसे पूछा जाएगा, आप बता देंगे। क्यू भी आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या करेंगे, सी एम डेल्टा टी। डेल्टा टी भी पूछा जा सकता है, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, क्यू सी एम। यहाँ पे भी डेल्टा टी पूछा जा सकता है। तो जो जो पॉसिबिलिटी होती है ना, सभी एंगल पे उस फॉर्मूले को पहले ही बना के देख लो। और ज़रूरी नहीं है कि बुक में न्यूमेरिकल मिले, आप खुद से बना के देख लीजिए। चेंज इन टेम्परेचर पूछ लिया गया, आप यहाँ पे हीट ले लो 50 जूल, सी ले लो 5, मास ले लो 10, देन आप डेल्टा टी बता दो। कोई भी मेटल एक्स वाई मान लो, तो आप अपनी तरफ से चीज़ों को जनरेट करना तब सीखेंगे, तब बात बनेगी। देखिए, रट्टाफिकेशन वाले बच्चों की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आगे भी उनको कोई नहीं पूछने वाला है। तो न्यूमेरिकल का फॉर्मूला बनने के बाद तो 2-4 न्यूमेरिकल खुद से बना दो। अगर आप न्यूमेरिकल जनरेट करने लग गए तो आप आगे चल के आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी प्रॉब्लम बिकने लग जाएंगी। तो आप अपनी प्रॉब्लम जनरेट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ दे सकते हैं, अपने खुद के फॉर्मूले बना सकते हैं। कभी कभार यही होता है, हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स उठाते हैं, हमसे प्रॉब्लम नहीं होती और हमें सब कुछ आता है। प्रॉब्लम क्या होती है, वो क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं चीज़ों को और फिर उस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल दे देते हैं। अब हम सोचते हैं कि ये वैल्यू तो फिट ही नहीं बैठ रही है, बट ऑटोमेटिकली वो वैल्यू उसमें फिट बैठती हैं। आपने चीज़ों को सिंप्लीफाई नहीं किया, इसीलिए आप वो न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ हुआ C इक्वल्स टू क्यू एन डेल्टा टी। अब बच्चे तो क्या सोचते हैं, हमसे तो C पूछ लो, बस Q दे दो, N दे दो, डेल्टा टी दे दो, बात बन जाएगी। अब देखिए, कभी कभार आपसे क्या पूछा जा सकता है, बहुत से बच्चे तो सोच ही नहीं पाएंगे। जो N है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे बता देता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास है ना, W अपॉन M। ये गिवन मास है, ये मोलर मास है। तो गिवन मास दे देगा, मतलब आपको Q दे देगा, C दे देगा, W दे देगा, M नहीं देगा। बोलेगा ये जो भी मेटल है उसका मोलर मास क्या है, सॉरी एटॉमिक मास क्या है, या कंपाउंड देगा तो उसका मोलर मास क्या है। तो ये भी पूछा जा सकता है। आप सोचेंगे यार इसमें मोलर मास का तो कोई फंडा ही नहीं आया, कंफ्यूज। मोलर दे देगा, एटॉमिक दे देगा, गिवन पूछ लेगा कि कितना अमाउंट मेटल का है। तो ये सभी प्रॉब्लम अगर आप न्यूमेरिकल पे जाते हैं तो उससे पहले उस फॉर्मूले की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी सिंप्लीफाई कर दो। कभी भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप मार नहीं खाएंगे, आप उस प्रॉब्लम को ज़रूर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि चीज़ें आती ही लॉजिकल है, पूछा ही लॉजिकल जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा और बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ाना पसंद करूँगा कि क्रैम नहीं करना है। एक फॉर्मूला मिला, क्रैम किया, उसके बाद सोच रहे हैं हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं अच्छे से, और आगे से आप ऐसा ही कुछ करेंगे। ओके, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। और भी न्यूमेरिकल करवाने को मैं करवा दूं, बट आप इजीली कर पाएंगे और तब आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे तभी बेटर होगा। ओके, थैंक यू।